हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो हमें कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन होके करते रहना है, क्योंकि हमें 2026 में सरकारी नौकरी लेकर रहना है। हमें अपनी एक सीट विद हाई रैंक के साथ रिजर्व करके चलना है। हमें इतनी पढ़ाई करनी है कि इतनी पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि हर हाल में हमारा 2026 में सिलेक्शन हो। माइंड में हमेशा याद रखना कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट आपको एक सकारात्मक रिजल्ट देगा। चलिए आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपकी स्ट्रिक्टली बेस्ड है एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे। ये आपके टीयर 1 टीयर 2 दोनों स्टेज के को ध्यान में रख के ये बनाई गई है। इसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंड माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। चलिए आज सेट नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संसद में शामिल है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए दिया गया लोकसभा ओनली, ऑप्शन बी दिया गया लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी दिया गया है राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन डी दिया गया है आपको प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ये किस से मिलकर बनती है। तो देखिए, जो आपका पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ किससे संबंधित है? द यूनियन से संबंधित है। और इसमें आपके कितने आर्टिकल कवर्ड हैं? इसमें आपके कवर्ड है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। अच्छा, पार्ट के अंदर कई सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, चैप्टर नंबर 2, ये किससे संबंधित है? यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन लेजिस्लेचर को ही आप पार्लियामेंट बोलते हो। तो उसमें आपके आर्टिकल, अब इस चैप्टर्स में क्या है? इस चैप्टर्स में कितने आर्टिकल्स कवर्ड हैं? आर्टिकल 79 से लेके आपके 122 तक इसमें कवर्ड है। अब ये जो चैप्टर है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, आपका कंपोजिशन, ऑफिसर जितने भी आप ऑफिसर के बारे में बात करोगे, जैसे कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो सब आपको इस जो आर्टिकल 79 से लेके 122 के बीच में मिलेंगे। प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रिविलेजेस, कई सारे जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उन्हें कई सारे प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं, वो सब चीजें इसमें ही आपको मिलेंगी इस सेगमेंट में, आर्टिकल 79 से लेके 122। अच्छा, जो आर्टिकल 79 है ये क्या बोल रहा है? आर्टिकल 79 आपका संबंधित है स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट से। ठीक है, तो पार्लियामेंट किस किस से कंसिस्ट होती है आपकी? पार्लियामेंट आपकी कंसिस्ट होती है, एक दो सदन होगा, ये तो सबको मालूम है। आपके पार्लियामेंट में देखिए, आपके एक हो गया लोकसभा, लोकसभा जिसको आप हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये कई सारी टर्मोलॉजीज हैं, याद रखिएगा। लोअर हाउस, लोकसभा को आप हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो राज्यसभा है, राज्यसभा, इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं आप, अपर हाउस भी बोलते हैं इसको आप हाउस ऑफ। इसको जैसे लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ पीपल, तो इसको क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोकसभा आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? पार्लियामेंट जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये भी आपका संसद का अभिन्न हिस्सा होता है। प्रेसिडेंट एज ए इंस्टीट्यूशनल पार्ट होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी बिल
जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है वो एक्ट तब तक नहीं बनता है, कोई भी बिल कानून तब तक नहीं बनता है जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर ना दे, अपनी एसेंट ना दे। इसलिए प्रेसिडेंट को भी आप पार्लियामेंट का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये बात याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट होती है? प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से एंड लोकसभा से। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हर साल संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए भाई, और अब इससे संबंधित आपके 4 ऑप्शंस दिए गए। क्या पूछ रहा है आपसे? बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष के बजट की प्रस्तुति से पहले। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया गया? आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष के बजट प्रस्तुति के बाद। ऑप्शन सी में क्या है? आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक की प्रस्तुति के बाद। ऑप्शन डी क्या दिया? एंड हैज नो रिलेशन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो ये आपसे क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का कोई आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको कब प्रस्तुत किया जाता है विज़ावी बजट। पहले बजट को पेश किया जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे को? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है, और इसको संसद की पटल पे कौन रखता है? इसको संसद की पटल पे रखते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वर्तमान में आपकी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 29 जनवरी को ये संसद में रखा था। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को हमेशा आपका बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। और बजट किस दिन पेश किया गया था? बजट आपका यूनियन बजट जो है आपका 1 फरवरी को पेश किया गया था, और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो 29 जनवरी को पेश किया गया था। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका, इसको कौन लिखता है? इकोनॉमिक सर्वे, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है? आपकी जो इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये आपकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जितने कई सारे सवाल हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, वो सब आपके इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे को कौन लिखता है? जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसको लिखता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, और वर्तमान में आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? आपके वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आपके डॉक्टर वी आनंदा नागेश्वरम। तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान में आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। तो डॉक्टर बी अनंता नागेश्वरम। और जो अभी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया 2025-26, उसका थीम क्या है? मतलब हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक थीम होता है, एक फोकस एरिया होता है। तो इसका जो थीम है, थीम आपका एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने लगा है ये कि थीम क्या है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है, इसका थीम है आपका पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। पुशिंग द ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ फ्रंटियर। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी पर्याप्त है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, कि इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है आपके? बी अनंता नागेश्वरम है आपके। ठीक है, और इसको पेश कौन करता है? इसको इकोनॉमिक सर्वे आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लिखता है, लेकिन जो संसद की पटल है उस पर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो रखते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद को केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक मामलों का विभाग। ऑप्शन सी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस या वित्तीय सेवाओं का विभाग। ऑप्शन डी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो यूनियन बजट जो हर साल प्रस्तुत किया जाता है, संसद में हर साल यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, किस डिपार्टमेंट की है? देखिए, जो आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्ट्री के अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में भी आपके कई सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें से एक आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ आपका पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदारी निभाता है बजट प्रिपरेशन की, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विस। तो आपका बी ऑप्शन सही है, इसमें एक डिवीजन है। अब डिपार्टमेंट पहले मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री के अंडर में क्या होते हैं? कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक डिपार्टमेंट के अंडर में कई सारी डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, डिवीजन्स होती हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इसके अंदर एक बजट डिवीजन है। बजट डिवीजन आपका बजट बनाने की जिम्मेदारी को निभाता है, बजट डिवीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आय व्यय की चीजों को देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंस की जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपके व्यय से संबंधित चीजों को देखता है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो मतलब जो सीटें रिजर्व्ड हैं उनमें से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं और किस स्टेट में सबसे ज्यादा वो सीट रिजर्व्ड है। तो देखिए आपके जो समय जो यदि हम देखें तो जो हमारी जो टोटल लोकसभा सीट हैं, टोटल लोकसभा सीट, ठीक है, लोकसभा सीट, उसमें से आपकी कितनी लोकसभा सीट रिजर्व्ड हैं एसटी कैटेगरीज के लिए? एसटी कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है 47 और एससी कैटेगरीज के लिए कितनी रिजर्व्ड है आपकी? 84। बाकी बची हुई सीट क्या है? जनरल कैटेगरी सीट्स हैं, जनरल कैटेगरीज सीट है, सीट वो कितनी है आपकी? वो है आपकी 412, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, अभी आपके वोमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई हैं, बट वो अभी आप मुझे कमेंट में बताइए किस लोकसभा इलेक्शन किस ईयर से वो रिजर्व की जाएंगी, ठीक है। तो आपकी टोटल जो सीट है एसटी कैटेगरीज के लिए वो कितनी है? 47। अब किस स्टेट में सबसे ज्यादा सीट रिजर्व्ड हैं? ये तो सबसे ज्यादा सीट जो रिजर्व्ड है आपकी वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश स्टेट में आपकी जो है 6 सीटें आपकी, इनकी टोटल लोकसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? टोटल लोकसभा सीटें 29 हैं। 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें आपकी एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो इसका तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो और क्या हमें मालूम है एसटी के बारे में? देखिए जो हमारे यहाँ जो टोटल जो सेंसस 2011 के अनुसार जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो कितनी है हमारी? शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है हमारी कंट्री में?
यदि हम उसको देखें तो ये हमारी पॉपुलेशन का कितना है, 10.45 करोड़ एसटी कैटेगरी के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं। और ये हमारी टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये है आपका 8.6%। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, व्हील ट्राइबल ग्रुप सबसे बड़ा आपका ग्रुप है। अच्छा, किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रिजर्व्ड हैं उसी स्टेट में होंगी। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ये है आपकी मध्य प्रदेश में। और यदि आपसे कोई ये पूछे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन एज ए स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में से सबसे ज्यादा किस स्टेट में आपकी वो है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, एज ए परसेंटेज ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, तो क्या जवाब रहेगा आपका? तो उसका सही जवाब रहेगा आपका मिजोरम स्टेट है। इसकी जो आपकी 94% पॉपुलेशन मिजोरम की एसटी कैटेगरी की है, ठीक है। मिजोरम 94 पॉइंट आपका % जो मिजोरम की पॉपुलेशन है वो एसटी कैटेगरीज में। तो हाईएस्ट नंबर यदि एब्सोल्यूट सेंस में पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश है, और यदि स्टेट की पॉपुलेशन के परसेंटेज में पूछा जाए तो वो मिजोरम है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है? एससी कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है। 17 सीट जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट रिजर्व्ड है। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो सीटें हैं वो आपकी 80 है, 80, ठीक है। तो 80 में जो 17 सीट है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो आपका सी इसका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे एससी का पॉपुलेशन बताइए। सारी जो पॉपुलेशन है ये सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, और 2027 में नई जनगणना होनी है, और वो जनगणना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी के लिए जो इस साल जो 2026 में जो आपके लिए पेपर आएगा उसमें आपको सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार जवाब देना है। और एग्जाम में आपके सेंसस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आंकड़े आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। कमेंट में आप मुझे एससी की टोटल पॉपुलेशन बताइएगा, शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन बताइएगा। और एमपी में अदर इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे भील कम्युनिटी हो गई, गोंड कम्युनिटी हो गई, ऐसे ही और भी कौन कौन सी कम्युनिटीज एमपी में रहती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका किससे संबंधित है? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त और विशाल दत्त। तो यहां आपसे क्या पूछ रहा है? यहां आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्धा का सही नाम क्या था, और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? तो गौतम बुद्धा जो फाउंडर है किस रिलीजन के? आपके बुद्धिज्म के, ठीक है। तो इनका जो चाइल्डहुड नेम क्या था? गौतम बुद्धा। इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। और ये किस क्लेन से संबंध रखते थे? इस शाक्य क्लेन से संबंध रखते थे, इसलिए आप इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्धा जो हैं आपके, ये कंटेम्परेरी किसके हैं? कंटेम्परेरी हैं महावीर के, ठीक है। आपके जो महावीर हैं वो महावीर आपके जैन धर्म से संबंधित हैं, और वो कंटेम्परेरी हैं गौतम बुद्धा से। एग्जाम में बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके जो
कई सारे आर्किटेक्चर्स हैं जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एंशियंट पीरियड में जो बुद्धिज्म जैनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सेगमेंट को आप अच्छे से जरूर कवर करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का सही नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्मेक स्तूप इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। द स्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस क्या है? बोध गया, सिद्धार्थ, सारनाथ, आपका सी ऑप्शन है सांची और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है कि द स्मेक स्तूप कहां पे स्थित है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्तूप क्या होता है। देखिए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको स्तूप देखने को मिलेंगे। स्तूप एक राउंडेड डोम होती है, ठीक है, एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें क्या रखा जाता है, डोम टाइप का स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो रिलिक्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट गौतम बुद्धा की जो अस्थियां हैं या अदर जो बुद्धिस्ट लीडर्स हैं, बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी रिलिक्स को इसमें रखा जाता है, रिलिक्स को, ठीक है। और ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर्ड होता है, इंपॉर्टेंट। और ये दसमें स्तूप कहां पे? आपका दसमें स्तूप है आपका सारनाथ में। सारनाथ कहां पे? ये वाराणसी के पास में है, वाराणसी के पास में है। अच्छा, सारनाथ में गौतम बुद्धा ने क्या किया था, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड जो प्लेसेस हैं और उन्होंने वहां पे क्या किया वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप मुझे बताइएगा कि सारनाथ में गौतम बुद्धा ने क्या किया था जिसकी वजह से ये इतना फेमस है। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो अदर स्तूप्स हैं उसमें से एक तो आपका सांची स्तूप हो गया। सांची स्तूप कहाँ पे? आपका सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है, ये एमपी में है, ठीक है। एक वारकुट स्तूप भी है, वारकुट स्तूप है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। और ये स्तूप हैं, ठीक है। उसके अलावा और आपको क्या, और क्या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से और क्या है, आपके चैत्य भी होते, चैत्य एंड बेहास, चैत्य एंड बेहास। ये मैं आपसे कमेंट में इसलिए पूछता हूं जिससे कि आप चीजों को जैसे इस क्वेश्चंस को करें उसके बाद आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, बुक्स को देखें कि वो कौन सी चीजें आप मिस कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ स्तूप के बारे में बता दिया, दूसरी चीजें चैत्य और बेहास के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और आपका जैसे मैंने बताया कि सारनाथ में गौतम बुद्धा ने क्या किया, बोध गया में क्या किया। तो जब आप इस तरीके से चीजों को करते हैं ना तो आपका दिमाग एक्टिवली वर्क कर रहा होता है और चीजें आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। बाकी तो हम डिटेल में बुद्धिज्म को और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, द 77th एडिशन ऑफ विच नेशनल इवेंट वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम। तो जो आपका 150 वर्ष वंदे मातरम थीम के साथ 17वां संस्करण किस राष्ट्रीय आयोजन का मनाया गया, ठीक है। तो ये और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस परेड, ऑप्शंस भी गया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, स्वतंत्रता दिवस समारोह, ऑप्शन सी क्या है इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन डी क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा नेशनल इवेंट सेलिब्रेट किया गया है जिसका थीम क्या है, थीम है आपका 150वां वर्ष वंदे मातरम, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हम जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके हम 150th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वंदे मातरम किसने लिखा, आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम आपका नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। और इसे किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और ये किस आपकी कृति से मिलता है हमें, ये हमें मिलता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद मठ लिखा हुआ, आनंद मठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आनंद मठ।
ये कब लिखी थी? 1882 में, और ये इसमें मेंशन है। तो ये हमारा क्या है, अभी हम वर्तमान में क्या इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? 150th ईयर। अच्छा, किसका ये थीम है? ये आपका जो रिपब्लिक डे हुआ है हमारा, जो 77th रिपब्लिक डे, 77th एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे, ये कब मनाया गया आपका? 2026 में। 2026 में हमने 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। ठीक है। अच्छा, गणतंत्र दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो गणतंत्र दिवस क्यों 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? सबसे पहले गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपकी? 26 जनवरी। और 26 जनवरी क्यों चुना गया था? क्योंकि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने ये निर्धारित किया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। तो उसी चीज की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसको 26 जनवरी को चुना गया कि हम 26 जनवरी को डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जबकि जो 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर आपका क्या है? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो चीफ गेस्ट कौन थे? जो 77th जो हमारा जो गणतंत्र दिवस रहा उसके चीफ गेस्ट थे आपके, ये भी एग्जाम से पूछ लिया जाता। थीम तो आपको मालूम है, थीम हो गया 150th ईयर ऑफ वंदे मातरम। चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे आपके, चीफ गेस्ट की बात करें तो चीफ गेस्ट थे आपके, एक तो वर्सला, जो आपकी यूरोपियन यूनियन की जो वो हैं, उर्सुला वैन डर लेयन आपकी, और इनके साथ और कौन थे? इनके साथ थे आपके एंटोनियो कोस्टा। तो ये आपके एंटोनियो कोस्टा, तो ये चीफ गेस्ट थे। ठीक है। और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। ये भी दो इंपॉर्टेंट डेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच डायनेस्टी बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने बनाया? और आपके ऑप्शंस क्या है? पल्लवास, ऑप्शन बी है चोल्स, ऑप्शन सी क्या है? पांड्यास और चेरास। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है कहां पे स्थित है? बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में स्थित है। और तंजावुर कहां पे है आपका? तंजावुर आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है। तो आपका बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में स्थित है किस डायनेस्टी ने बनवाया था? तो ये आपकी चोल डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है। चोल डायनेस्टी एक बहुत ही बेहंगम मंदिर है जो कि आपके तंजावुर में स्थित है। ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कंधेरिया महादेव टेम्पल का, कंधेरिया महादेव टेम्पल, कमेंट में आप मुझे बताइए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है। जैसे आपका मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल। ये जब हम टेम्पल वाली सीरीज कवर करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मुझे बस जो कुछ भी जितने भी टेम्पल्स आपको मालूम हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? विट्ठल स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? ठीक है, विट्ठल स्वामी टेम्पल। उसी तरीके से एक विरूपाक्ष टेम्पल भी है, विरूपाक्ष टेम्पल। सब टेम्पल कहाँ पे हैं, इनकी क्या किस सिटीज में हैं, ये आपको बताना है। और ये किसने बनवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनकी सिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कंधेरिया महादेव टेम्पल किस सिटी में है, ठीक है, और ये किस डायनेस्टी ने इसको बनवाया। ठीक है। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल आपका तंजावुर में है और इसको चोल डायनेस्टी ने बनवाया। ठीक है। अच्छा, चोल डायनेस्टी में भी जैसे किसने बनवाया था? इसने इनको बृहदेश्वर टेम्पल को बनाने का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र
चोल मन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2025 वॉज अवार्डेड टू होम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है एलन जॉनसन सरलीफ, ऑप्शन बी है ग्रेसा मैशेल, ऑप्शन सी है आपका मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी है माइकल बैकलेट। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये आप इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 किसको दिया गया? तो ये आपका दिया गया ग्रेसा मैसेल को। ठीक है, और इसको कौन सी संस्था देती है आपकी? इसको देती है आपकी इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। एक किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये आपका एक ट्रस्ट है, इंदिरा गांधी जी के नाम पे ट्रस्ट बना है। इंदिरा गांधी आपकी क्या है? आपकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपकी फर्स्ट एंड ओनली वोमेन प्राइम मिनिस्टर रही है, ये आपकी ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये इनकी स्मृति में एक ट्रस्ट बनाया गया, और ये ट्रस्ट आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज देता है, और 2025 में ग्रेसा मैसेल को ये अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बारावर केव्स आर एसोसिएटेड विच सेक्ट। बारावर गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित रखती हैं? और आपके ऑप्शन क्या है? बुद्धिस्ट, ऑप्शन ए दिया गया बुद्ध, दूसरा जैन, तीसरे आपके आजीविकास, और डी ऑप्शन है शैव। तो बारावर केव्स आपकी कहाँ पे हैं? सबसे पहले बारावर केव्स के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। जैसे बारावर केव्स हैं आपकी, बारावर केव्स ये किसका उदाहरण है? ये रॉक कट आर्किटेक्चर का उदाहरण, रॉक कट आर्किटेक्चर का उदाहरण है, आपका टेक्सचर का उदाहरण है। तो बारावर केव्स आपकी कहाँ पे? ये आपकी बिहार में है। सबसे पहले बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, और बारावर केव्स आपकी टोटल 7 केव्स हैं, टोटल 7 केव्स हैं। इसमें 4 केव्स आपकी बारावर हिल्स में स्थित हैं, एक है बारावर हिल्स में 4 केव्स हैं, और 3 आपकी कहाँ पे हैं? आपकी नागार्जुन हिल्स में, हिल्स यहां पे 3 है। ठीक है, तो ये आपकी किस सेक्ट को, किस संप्रदाय से ये संबंध रखती हैं? तो ये आपकी आजीविका जो एक सेक्ट था, आजीविका सेक्ट। जैसे बुद्धिज्म एक संप्रदाय है, जैनिज्म एक संप्रदाय है, सैविज्म, वैष्णविज्म, कई सारे संप्रदाय हैं। आपको भारत में कई सारे संप्रदाय, उन्हीं में से एक संप्रदाय है आजीविकास। अब ये विलुप्त हो गया है। इस जो संप्रदाय है, बहुत सीमित लोग इस संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं। आजीविकास के फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है मकायली गोकुल। फाउंडर के बारे में यदि हम बात करें आजीविकास पे, तो ये आपके मकाली, याद रखिएगा। हम अक्सर जो है बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आजीविकास के बारे में भी आजीविकास हमसे छूट जाता है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। आजीविकास किस पे विश्वास करते हैं? नीति सिद्धांत पे। इनके अनुसार क्या है कि डेस्टिनी इज एवरीथिंग। तो ये नीति सिद्धांत पे भरोसा करते हैं, नीति प्रिंसिपल पे भरोसा करते हैं, नियतिवाद आपके कि भाई डेस्टिनी ही सब कुछ है। ठीक है, नीति प्रिंसिपल पे। और इसके फाउंडर क्या है? मकाइली गोसल। और ये कंटेम्पररी किसके थे? समकालीन किसके थे? ये समकालीन थे आपके गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। और 12 वर्ष केव्स को बनाने की श्रेय किसको दिया जाता है? ये आपके अशोका के जो ग्रैंड सन थे आपके दशरथ, उनको दिया जाता है इसको। ये इनके, ये आपकी 12 वर्ष केव्स किसके टाइम में बनाई गई? ये मौर्यन पीरियड्स में बनाई गई, मौर्यन पीरियड्स में।
बारावर केव्स के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, जैसे कि आपकी लोमास ऋषि केव है, लोमास ऋषि केव, ऋषि केव। एग्जाम में आपने देखा होगा अजंता केव्स के बारे में पूछा गया है, एलिफेंटा केव्स के बारे में पूछा गया है, उसी तरीके से बारावर केव्स के बारे में भी पूछा गया है या पूछा जाने की संभावना है। लोमास ऋषि केव, सुदामा केव, ये सब आपकी बारावर केव्स के में ही उदाहरण है। सुदामा केव, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन। अजंता केव्स मोस्टली किसको डेडिकेटेड हैं? आपकी अजंता जो केव्स हैं ये आपकी बुद्धिज्म को ही डेडिकेटेड हैं। जैसे आपके कुछ और उदाहरण जैसे मैं बता दे रहा हूं जो आपको पढ़ना है, अजंता एंड एलोरा केव्स, एग्जाम में पूछा जा चुका है इस पे प्रश्न, ठीक है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ठीक है। एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से भीमबेटका केव्स है। भीमबेटका केव्स आपकी कहाँ पे स्थित है? भीमबेटका केव्स आपकी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेचोरा मिसाइल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बेस्ट क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम? हाल ही में समाचारों में देखी गई पेचोरा मिसाइल को वायु प्राणी किस प्रकार की कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है? तो एक पेचोरा मिसाइल है, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये मिसाइल यूज की गई थी, ठीक है। तो पेचोरा मिसाइल क्या है आपकी? पेचोरा मिसाइल आपकी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसका ये अभिन्न हिस्सा है। ये जो मिसाइल है ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको शॉर्ट में हम सैम भी बोलते हैं। अक्सर ये न्यूज में आपने सुना होगा सैम, तो सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको सरफेस से जो एरियल थ्रेट्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इंडिया ने कहां से लिया था? इसको इंडिया ने आपका जो यूएसएसआर है, मतलब यूएसएसआर मतलब जो यूएसएसआर से इंडिया ने इस मिसाइल को प्रोक्योर किया था। यूएसएसआर मतलब जो अब रशिया, ठीक है। तो इसको रशिया से लिया गया था। और अदर सैम मिसाइल्स कौन कौन सी है इंडिया की? सैम मिसाइल्स के बारे में और यदि हम बात करें, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो जो आकाश मिसाइल है, जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल आप सुनोगे, आकाश मिसाइल, ठीक है। एक आपकी बराक मिसाइल है, बराक 8 मिसाइल है। ये सब कैसी है आपकी? सरफेस टू एयर मिसाइल, बस बराक 8 मिसाइल, ठीक है। जो S-400 सिस्टम है ये सब आपके क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट हैं। और याद रखिएगा मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र, ये पक्का कभी ना कभी आप एग्जाम में, ये पक्का आप देखेंगे एग्जाम में, ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है और ये कब इसको कंप्लीट करने का इसका टारगेट है। मिशन सुदर्शन चक्र, इसको कंप्लीट कब करना है? 2035 में। ये इस मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य क्या है? भारत में एक अभेद वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित करना मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य है। और इसको 2025 के जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी जो भारत के प्रधानमंत्री की, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में आप बताइएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? इसी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपकी कई कैटेगरीज की मिसाइल्स डेवलप की गई थी। अग्नि सीरीज की मिसाइल, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल, वो सब इसी प्रोग्राम में स्टार्ट की गई थी। ये प्रोग्राम कब लागू किया गया था और इसको किसकी लीडरशिप में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो वर्तमान में जो अभी ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई चल रही है उसमें मिसाइल्स एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? पंबन ब्रिज, चिनाब ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, ऑप्शन डी है गोदावरी ब्रिज। तो
आपसे क्या पूछ रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो इसका सही जवाब है आपका चेनाब पुल। चेनाब पुल आपका किस रिवर पे बनाया गया है, ये आपका बनाया गया चेनाब रिवर पे। और इसकी कितनी हाइट है, हाइट की यदि बात किए जाए तो ये आपकी इसकी हाइट है, ये आपकी 359 मीटर। ये एफिल टावर से भी ऊंचा वो है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट में है, रिसाई डिस्ट्रिक्ट में JNK जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये वहां पे स्थित है। और ये जो हमारा जो उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन है, ये उस सेगमेंट में ये आपको पुल देखने को मिलता है। और किस रिवर पे, चिनाब रिवर पे स्थित है, तभी इसका नाम हमने चिनाब ब्रिज रखा है। इसकी हाइट 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से भी ज़्यादा है। और इसकी लोकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो रिसाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में ये है। और एक किस जोन के अंडर में आता है, ये आपके इंडियन रेलवे के नॉर्थर्न रेलवे जोन में आता है, इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। और इंडियन रेलवे को कितनी जोन में डिवाइड किया गया है, ये भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये रेलवे से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इंडियन रेलवे को आपके 19 जोन में बांटा गया है, 19 जोन। और कलकत्ता जो मेट्रो है वो भी इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट की जाती है, ठीक है। तो उसको भी इन 19 जोन में शामिल किया जाता है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि बोगीबील ब्रिज कहाँ पे है, बोगीबील पुल कहाँ पे और पंबन पुल कहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज्ड इन द बजट विल कनेक्ट विच टू प्लेसेस। बजट में प्रस्तावित नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ेगा। और आपके ऑप्शंस क्या है, मुंबई टू दिल्ली, ऑप्शन बी क्या है धनकुनी टू सूरत, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई टू कोलकाता, ऑप्शन डी है अहमदाबाद टू जयपुर। तो अभी जो बजट 2026 हुआ, जो अभी रिसेंटली जो बजट पास किया गया, बजट 2026 में जो अब बजट 2026 में एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होते हैं। तो ये डेडिकेटेड रेलवे लाइंस होती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, ये डेडिकेटेड रेलवे लाइंस होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो फ्रेट ट्रेन होती हैं, जो मालगाड़ियां होती हैं, उनको ले जाना होता है। इन ट्रैक्स पे मुख्यतः आपकी मालगाड़ियां होती हैं। है क्या कि जो इंडियन रेलवे बहुत कंजेस्टेड है, उसमें उन इंडियन रेलवे पे आपकी रेलवे ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी चलाई जाती हैं और मालगाड़ियां भी चलाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो मालगाड़ियां होती हैं उनकी स्पीड एक तो कम रहती है, दूसरी उनको टाइम डिले भी बहुत होता है। तो इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं हमारे इंडिया में। जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका मुंबई टू दिल्ली है एक, ठीक है। तो उनमें क्या है, मालगाड़ियों को ही विशेष तौर पे चलाया जाता है, जिससे कि मालगाड़ियों की जो स्पीड है वो भी बढ़ सके और टाइम भी उनको कम लग सके। तो इस बार बजट में धनकुनी टू सूरत एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन 13 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। धनकुनी कहाँ पे, धनकुनी आपका वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में है। और सूरत आपका गुजरात में है, ठीक है, ठीक है। और सूरत आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तावी नदी के किनारे बसा हुआ, तावी नदी के किनारे, तावी, ठीक है। और सूरत को आप डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हो, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 वार रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ऑप्शन सी क्या है यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 है, इसको रिलीज किया है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। ठीक है, और ये आपकी किसके सहयोग से बनी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU जिसको बोलते हैं, एंड
IIT मुंबई, ठीक है, IIM मुंबई, IIM मुंबई, IIT नहीं, IIM मुंबई, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी, और अच्छा ये क्या करती है कि नेशंस को आपकी कैटेगराइज करती है, उनको रैंक्ड करती है बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, कि भाई वहां किस तरीके की गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, कि वहां की गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और टॉप पोजीशन पे कौन है इस रैंकिंग में, टॉप टॉप जो पोजीशन है वो है सिंगापुर है, सिंगापुर। और इंडिया का जो रैंक है इसमें कितनी है, इंडिया की जो रैंक है आपकी 16वीं। एग्जाम में जो रिपोर्ट और इंडेक्सेस हैं उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें इंडिया की रैंक चाइना से अच्छी है, 16th रैंक है। और इंडिया का स्कोर की यदि हम बात करें तो स्कोर है आपका 0.55, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज समाधि ऑफ गुरु गोविंद सिंह लोकेटेड, गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है आनंदपुर साहब, अमृतसर, ऑप्शन सी नांदेड़ और लुधियाना, ठीक है। तो आपके जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये कौन है आपके, ये आपके 10th सिख गुरु हैं। जो सिखिज्म है उसमें आपके 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें सिख गुरु हैं। एक तो 10th सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिख गुरु। तो इनके बारे में क्या पूछा जा रहा है, इनकी समाधि कहाँ स्थित है, तो इनकी समाधि है आपकी नांदेड़ में, ठीक है, नांदेड़। और नांदेड़ कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इन्होंने ही खालसा समुदाय की स्थापना की थी, जो खालसा कम्युनिटी है, खालसा कम्युनिटी, गुरु गोविंद सिंह ने ही इसकी स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही जो, इन्होंने ही अकाल तख्त को जो सिखिज्म है उसके गुरु बनाया था, ठीक है। तो सिखिज्म में आपके टोटल कितने गुरु हुए, 10। अकाल आदि ग्रंथ, या जो आपका आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, ठीक है। अच्छा, आपकी सिखिज्म की स्थापना किसने की थी, आपकी सिखिज्म की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। जो आपके जो गुरु नानक जी हैं उनकी टीचिंग्स के आधार पर सिखिज्म जो है आपकी गुरु नानक जी की टीचिंग्स पे बेस्ड है, गुरु नानक जी, ठीक है। और गुरु नानक जी आपके कैसे संत हैं, आपके निर्गुण भक्ति संत हैं, संत, ठीक है। और क्या क्या जानते हैं हम सिखिज्म के बारे में, देखिए गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, गोल्डन टेम्पल ये आपका अमृतसर में है, ठीक है। हर गोल्डन टेम्पल को आप हरमिंदर साहब भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे आपका अमृतसर में। एक करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर आपका क्या है, सिखिज्म की जो धार्मिक स्थल है उनको कनेक्ट करता है, और ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपका गुरु नानक देव हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, और क्या ये बाबर के कंटेम्पररी थे कि नहीं थे, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है आप मुझे वो बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द कंटेस्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप्स कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन द रेट, ठीक है। आपकी समनिष्ठ अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स कर्व किन दरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो बेसिकली ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो फिलिप्स कर्व है वो किससे संबंधित है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए, ऑप्शन ए है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्जाम ट्रेड, बेरोजगारी और निर्यात आयात व्यापार। ऑप्शन बी दिया है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड, बेरोजगारी और मांग। ऑप्शन डी क्या दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बेरोजगारी और
गरीबी। तो फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व किन दो चीजों को दर्शाता है? आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसके अनुसार फिलिप्स कर्व के अनुसार क्या है? फिलिप्स कर्व क्या कह रहा है? एक फिलिप्स कर्व के अनुसार जो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। बाय ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया, और बाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? इन्फ्लेशन। इसको ले लिया हमने इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। थोड़ा रफ स्केच है। इसका मतलब है कि आपका जैसे जैसे देखिए, अब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ठीक है। और अच्छे से बनाते हैं इसको। तो ये आपका बिल्कुल एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। तो एक देख रहे हो, इससे अंदाजा लग रहा होगा आपको कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका, ठीक है, तो आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी इनवर्स रिलेशनशिप को ये बताता है फिलिप्स कर्व। आपका एक फिलिप्स कर्व के अनुसार देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब क्या है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन यदि बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। और यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कम होगी। ये बस सिंपली इतना बताता है, और एग्जाम में इससे रिलेट इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, इन फिलिप्स कर्व, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबसे पहले एसिड, और आपके ऑप्शंस क्या? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। चार आपसे क्या पूछा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब क्या है आपका? लैक्टिक एसिड। आपका दही में हमें आपका लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। विनेगर, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट में क्या है? जो खट्टे फल होते हैं उसमें हमें क्या उसमें हमें क्या मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स। जैसे कि आपके क्या हो गए? ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब आपके क्या? सिट्रस फ्रूट है, क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड तो आपका पता ही है, कर्ड हो गया, दही, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड आपको किस में देखने को मिलेगा? पालक में, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलेगा। एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भाई किस चीज में हमें कौन सा एसिड मिलेगा, ठीक है। और एसिड का जो पीएच होता है, यदि पीएच के टर्म्स में पूछें तो एसिड का जो पीएच होता है वो आपका 7 से कम होता है। 7 जिसका पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, और आपका 7 से ज्यादा जिसका पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। ये आपका एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। और कई सारी एसिड बेस थ्योरीज भी हैं, जैसे कि आर्हेनियस थ्योरी है आपकी, आपके ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट है एसिड बेस का, और आपका लुइस थ्योरी है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हैं, ठीक है। और एग्जाम में इस पे पूछा भी गए हैं क्वेश्चंस कई बार, तो इसको ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा,
ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर, जो एसिड होता है वो आपका कौन से लिटमस पेपर को टर्न करता है? तो एसिड जो होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, और एल्कलाइन जो होता है वो रेड को ब्लू करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? और आपके ऑप्शंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, इसके माध्यम में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस रिलीज होती है? ठीक है, अब आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती, इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं पूरी प्रोसेस लिख दे रहा हूं यहां पे, जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसके बारे में मैं लिख रहा हूं, H2, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में क्या फॉर्म करती है? एक तो ग्लूकोज फॉर्म होता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है? वो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, O2 गैस आपकी रिलीज होती है। तो पेड़ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। ये याद रखिएगा, यूज कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और रिलीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस है? तो बहुत आसान है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आप, ऑक्सीजन को ही हम ब्रीथ करते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे एक तरफ तो आपकी कार्बन, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा को बैलेंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। हमें किसको बढ़ावा करना चाहिए? अफॉरेस्टेशन को। हमें जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हों जरूर लगाने चाहिए। फॉरेस्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। आधुनिक आवर्ती सारणी किस पर आधारित है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक, वैलेंसी, संयोजकता, आपकी डेंसिटी घनत्व। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका आधार क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेते हैं। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब ये आपकी किस पे बेस्ड है? ये आपकी बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ये किसने दी थी? आपकी जो मोजले हैं, इन्होंने ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। मोजले 1913 में, मोजले एक साइंटिस्ट है, मोजले, उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल हमें दी थी, मोजले। ठीक है, अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, ये क्या है? आपकी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं आपकी, ये क्या है? आपकी पीरियड्स हो गई। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। तो टोटल कितने पीरियड हैं? सबसे देखो, पीरियड कितने हैं हमारे पीरियड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं? 7। और ये जो वर्टिकल रोज आप देख रहे हो, ये जो वर्टिकल रोज आप देख रहे हो, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और कितने ग्रुप्स हैं हमारे? आपके ग्रुप 18 है। और ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया। एक ब्लॉक ये हो गया आपका, इसको इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं आप? इस ब्लॉक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम? डी ब्लॉक, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए? एक तरफ क्या हो गया? एक हो गया। टोटल ब्लॉक के बारे में यदि कोई हमसे पूछे तो सबसे पहले आप देखो, इस तरीके से नोट डाउन करें इसको, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने हैं? 4 ब्लॉक, 4 हैं। और वो ब्लॉक कौन से हैं? उनको ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एस, पी, डी, एफ। ठीक है, और आपके पीरियड्स कितने हैं? पीरियड हैं आपके 7। और ग्रुप कितने हैं?
18 ग्रुप, 18 ग्रुप। और जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ क्या है, मेटल्स हैं, ये आपकी मेटल्स हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये आपकी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये जो 18th ग्रुप है ये आपका किससे, नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस। डिटेल में जब हम केमिस्ट्री वाला सेगमेंट डील कर रहे होंगे तब मैं डिटेल में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना आप मोटा मोटा याद रखिएगा कि ब्लॉक 4 हैं, ब्लॉक 4 हैं, पीरियड 7 हैं, और ब्लॉक 4 हो गया, पीरियड 7 हो गया, ग्रुप 18 हो गया। और ये किस पे बेस्ड है, आपकी एटॉमिक नंबर पे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है आपकी एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी दो एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किससे संबंधित है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमनिस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। और आपके ऑप्शन है होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलस, आर्क्ट्रोलेपिटस। तो सही जवाब क्या है, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइंटिफिक नेम है आपका होमो सेपियंस, ठीक है। हर एक प्रजाति का एक अपना साइंटिफिक नेम होता है, उसी तरीके से मानव का जो ह्यूमन बीइंग है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। इससे पहले वाले सेट में हमने डिस्कस किया था किंगडम्स कितने तरह के होते हैं, 5 किंगडम्स के बारे में हमने बताया था, 5 किंगडम्स। तो ये किंगडम्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शंस आर, न्यूटन के तृतीय सिद्धांत के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया कैसी होती है। और आपके ऑप्शंस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, समान और विपरीत। ऑप्शन बी है इक्वल एंड सेम डायरेक्शन, समान और एक ही दिशा में। ऑप्शन सी क्या है, इक्वल एंड असमान। और ऑप्शन डी है एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। तो जो न्यूटन्स ने, जो साइंटिस्ट न्यूटन है, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, उनमें से ये आपसे पूछा है कि जो तृतीय सिद्धांत है इसके अनुसार क्या, ये तृतीय सिद्धांत क्या है। तो जो तृतीय जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है ये एक्शन और रिएक्शंस पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, न्यूटन्स का इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल, ये वर्ड पे ध्यान रखिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सपोज करिए यदि आप, ये एक वॉल है, एक दीवार है, और एक आप यहां पे खड़े हुए, यदि आप इसको F फोर्स से धक्का दे रहे हैं, F फोर्स से, तो ये दीवार भी आपको उसी फोर्स से, मतलब इतने ही फोर्स से आपको भी धक्का दे रही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है इक्वल तो रहेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एक फोर्स आपकी किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं बड़े इजीली, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से भी मालूम होगा। फिर भी मैं उसको, जो भी हमारे अदर स्टूडेंट हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए उनको समझाना, यदि F फोर्स से धक्का आप दीवार को देंगे तो दीवार भी आपको उतनी ही फोर्स से धक्का दे रही होगी, लेकिन ये दो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने सबसे गहरा प्रभाव डाला। और आपके ऑप्शंस क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जो भारतीय संविधान है इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका हुआ। तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है।
आप सभी को मालूम है कि हमने बहुत सारे प्रोविजन दूसरे देश के संविधान से इंस्पायर्ड होके लिए हैं, ठीक है। तो उनमें से ही आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये आपका एक, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, और जो भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा इस एक्ट से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। कमेंट में आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बिल ऑफ राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर हमने लिए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया। जबकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये किसने पास किया था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द यूनियन बजट 2026-27 हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ बजट। केंद्रीय बजट 2026-27 को किस प्रकार का बजट बताया गया है? और आपके ऑप्शन क्या है, एग्रीकल्चर ड्रिवन बजट, कृषि प्रधान बजट, ऑप्शन बी है यूथ ड्रिवन युवा शक्ति बजट, ठीक है। ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी ड्रिवन बजट, प्रौद्योगिकी प्रधान बजट, ऑप्शन डी है डिफेंस ड्रिवन बजट, रक्षा प्रधान बजट। तो ये जो आपका बजट 2026-27 है, इसको किस तरीके, ये बजट मुख्य रूप से किस चीज पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है युवा शक्ति पे, ठीक है। यूथ ड्रिवन बजट है ये आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, शिखर धवन और एम एस धोनी। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है कि जो ऑटोबायोग्राफी है द वन, ये ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी शिखर धवन, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। शिखर धवन किस खेल से संबंध रखते हैं? आपके क्रिकेट से संबंध रखते हैं, क्रिकेट से ये संबंध रखते हैं। ये इनकी बायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको आप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी बोलते हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय। तो भारत में जो नेशनल वाटरवेज हैं उसकी ऑपरेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो हमारे देश में एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आपके नेशनल वाटरवेज को मैनेज करती है, ठीक है। और टोटल कितने वाटरवेज हैं इंडिया में? नेशनल वाटरवेज के बारे में यदि हम बात करें तो कितने वाटरवेज हैं हमारे? वाटरवेज तो टोटल हमारे यहाँ 111 आपके नेशनल वाटरवेज हैं, ठीक है। और नेशनल वाटरवेज वन कौन सा है? ठीक है, हल्दिया टू इलाहाबाद, ठीक है, हल्दिया टू इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 और नेशनल वाटरवेज 4, ठीक है। और इनको कौन, वाटरवेज को कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, नेशनल हाईवेज को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या मैनेज करती है? जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको आप नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको मालूम ही है, जो आपकी रेलवे हैं उसको मैनेज करती है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा सेट नंबर 21 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आप
एनालाइज करेंगे इस सेट में हमने हर सेगमेंट से क्वेश्चंस रखे। हमने हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस लिए, हमने ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस लिए, हमने पॉलिटी से भी लिए, हमने इकोनॉमिक्स से भी लिए, हमने इसमें आपके करंट से भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, हमने इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपकी बायोलॉजी, हर सेगमेंट से क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए और ये स्ट्रिक्टली आपके एसएससी के पैटर्न पर बेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा देना है और आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, नए कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। याद रखिएगा, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और आज का टाइम क्या है, कॉम्पिटिटिव माहौल है। आप देखेंगे मेरिट लिस्ट डे बाई डे बढ़ रही है, तो ऐसे टाइम पे आप कोई चूक नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रख सकते। इसलिए फोकस रखो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। पढ़ाई करो, अपने थ्योरी को कंप्लीट करो, खूब प्रैक्टिस करो और दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करो। आप ऐसा करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट में आप जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसे उनका कमेंट में आप मुझे जवाब ज़रूर दिया करें। कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि सर हमें किस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हमारा सेट नंबर 21 कंप्लीट होता है। थैंक यू।